हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे तिरंगा बैच का जो सेकंड एपिसोड है। तो इसके अंदर देखिए जो शास्त्रीय भाषा है ये आज का अपना टॉपिक रहने वाला है। फिर सेकंड टॉपिक है अपना भारतीय विश्व धरोहर। तो पहले देखिए शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो भाषा क्या होती है। तो इसका मूल शब्द है भाषा का भाष। इसका मतलब होता है अभिव्यक्त करना, जैसे कि अपन अपनी भावनाओं को, भाव विचार सारे जो अपन अभिव्यक्त करते हैं वो होती है भाषा। किसी भी भाषा में अपन जो है इसको अभिव्यक्त करते हैं। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो फर्स्ट पे है अंग्रेजी, सेकंड पे है मंदारिन जो कि चीन की भाषा है, और थर्ड पे है हिंदी। नेक्स्ट है तो इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है लैंग्वेज का, क्लासिकल लैंग्वेज का। तो देखिए इसका अंदर भाग 17 जो है इससे संबंधित है। इसके अंदर अनुच्छेद 343 से 351 के अंदर जो है इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए जो अनुसूची 8 है ये भाषा जो क्लासिकल लैंग्वेज है इसका प्रावधान करती है। तो वर्तमान में देखिए जो अनुसूची 8 है इसके अंदर 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी। इसके बाद देखिए जो आर्टिकल 343 है 343, इसके अंदर संघ की राजभाषा का उल्लेख है, और आर्टिकल 344 के अंदर जो राजभाषा है इसके विकास के लिए राजभाषा आयोग बनाया गया है, और आर्टिकल 350(1) के अंदर प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा के अंदर होंगी, टंग लैंग्वेज के अंदर। तो ये इसके अंदर बताया गया है। और साथ ही में देखिए जो आर्टिकल 351 है ये हिंदी के विकास से संबंधित है। इसके बाद देखिए आधार क्या है। तो आधार है क्लासिकल लैंग्वेज का। तो देखिए इसका आधार है 5 फरवरी 2014 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का आधार प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 5 फरवरी 2014 में संस्कृति जो अपना कल्चर मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसके द्वारा शास्त्रीय भाषा का आधार प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आधार है कि भाषा का साहित्य जो है, मतलब भाषा का साहित्य मौलिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब वो भाषा खुद की मूल होनी चाहिए, वो किसी और भाषा से उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, अर्थात किसी अन्य भाषा से उधार नहीं ली गई हो, बोरो नहीं की गई हो। जैसे कि हिंदी भाषा है ये शास्त्रीय भाषा नहीं है क्योंकि इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जबकि संस्कृत जो है ये क्लासिकल लैंग्वेज है। फिर देखिए भाषा का इसके अंदर सेकेंड पॉइंट है कि भाषा का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो, और साथ ही में थर्ड पॉइंट है इसके अंदर कि ये मूल्यवान विरासत हो। ये सारे पॉइंट होने के बाद ही कोई लैंग्वेज जो है क्लासिकल लैंग्वेज बनती है। फिर देखिए अभी अपने भारत में वर्तमान में शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो 6 हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट है 2004 में तमिल जो है ये तमिलनाडु की है, जो कि सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज है। फिर सेकंड पे है 2005 के अंदर आई थी संस्कृत। थर्ड पे है 2008 के अंदर आई थी तेलुगु, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर बोली जाती है। फोर्थ है 2008 के अंदर आई है कन्नड़, जो कि कर्नाटक में बोली जाती है। और साथ में देखिए फिफ्थ आई थी 2013 के अंदर, जो कि है मलयालम, और ये केरल के अंदर बोली जाती है। इसके बाद देखिए लास्ट है अपनी नवीनतम 2014 कर लेना है यहाँ पे। 2014 के अंदर ये कौन सी आई है? उड़िया आई है, और साथ में ये उड़ीसा की लैंग्वेज है। तो इसके साथ ही इसकी ट्रिक देखिए, मतलब जो इनको क्रम से याद करने की ट्रिक है ये है कि मिल से तेल कमाओ। मिल से हो जाएगा तमिल, फिर आ जाएगा से संस्कृत, तेल से हो जाएगा तेलुगु, के से हो जाएगा कन्नड़, मा से मलयालम, और ओ से उड़िया। तो ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज है जो कि क्रम से है। इसके बाद देखिए जो कल का अपना क्लासिकल डांस था इसका एक टॉपिक मतलब एक पॉइंट छूट गया था कि हाल ही में इसका नोट लगा के लिखिएगा कि जो कनक रेले है इनका संबंध किससे है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके बाद देखिए अब है अपना टॉपिक सेकेंड। तो ये है भारतीय विश्व धरोहर जो इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज है, ये अपना टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए यूनेस्को, इसके द्वारा विश्व धरोहर नामित किया जाता है, मतलब विश्व धरोहर नामित करने वाली संस्थान कौन सी है? तो ये है यूनेस्को। इसकी स्थापना हुई थी 1945 के अंदर, और हेडक्वार्टर स्थित है इसका पेरिस फ्रांस के अंदर। और साथ ही में देखिए इसी के द्वारा जो है 1972 में विश्व धरोहर समिति की स्थापना की गई थी, जो कि विश्व धरोहर के संरक्षण का प्रयास कर रही है। इसके लिए कन्वेंशन हुआ था मतलब 1972 के अंदर, जिसके तहत विश्व धरोहर समिति की स्थापना की गई थी। तो इसी के तहत देखिए प्रतिवर्ष जो है 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में। नेक्स्ट है अपना, तो नोट लगा के लिखिएगा कि जो भारत है, अपने भारत के अंदर वर्तमान में 42 विश्व धरोहर है, तो जिसमें से 34 सांस्कृतिक है, कल्चरल, 7 प्राकृतिक नेचुरल है, और एक है मिक्स्ड मिश्रित है, जो कि सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है। इसके बाद देखिए फर्स्ट है अपनी जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो है
अजंता की गुफाएं, अजंता केव। तो ये 1983 में जो है विश्व धरोहर बनी थी। तो ये कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये है, मतलब इसकी लोकेशन पड़ती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, और औरंगाबाद का अब नया नाम हो गया है संभाजीनगर। इसके बाद देखिए इस गुफा का नाम, मतलब जो निर्माण है ये रॉक कट केव से हुआ है, मतलब चट्टान को काटकर इसका निर्माण किया गया है। और साथ ही में देखिए इसके अंदर लाल रंग की प्रचुरता है और नीले रंग का इसमें उपयोग नहीं किया गया है। और साथ ही में देखिए इसके अंदर कुल 29 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म की है। और इसी के साथ देखिए ये जो गुफाएं हैं ये फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण हैं। और साथ ही में देखिए जो 29 गुफाएं हैं इसमें जो गुफा 16 है ये मरणासन राजकुमारी का चित्र है इसके अंदर। और साथ ही में देखिए जो गुफा 17 है इसके अंदर बहुत सारे चित्र होने के कारण ये चित्रशाला है। नेक्स्ट है दूसरी है अपनी एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं ये 1983 में शामिल हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर, और ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है और ये अजंता की गुफाओं से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। साथ ही में देखिए इसके अंदर 34 गुफाएं हैं जिसमें से 17 हिंदू धर्म की है, मतलब ब्राह्मण की है, 12 बौद्ध धर्म की है, 5 जैन धर्म की है। इसके बाद देखिए जो गुफा नंबर 16 है ये कैलाशा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर महादेव का उल्लेख मिलता है, यहाँ पर कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। साथ ही में देखिए जो अपने भारत में 20 रुपए का नोट चलाया गया है इसमें अजंता एलोरा की गुफाएं बनी हुई है इनके ऊपर। नेक्स्ट है आगरा का किला। तो ये अपनी तीसरी वर्ल्ड हेरिटेज है, इसको भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज बनाया गया था। इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, रेड सेंट स्टोन से, जो कि धौलपुर राजस्थान के अंदर मिलता है, यहाँ से लाकर बनाया गया था। और साथ ही में देखिए जो आगरा का किला है इसका पुराना नाम है बादलगढ़, और इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। और साथ ही में देखिए इसी किले के अंदर शाहजहां ने खास महल और जहांगीर महल बनाया था, और औरंगजेब ने मुसम्मन बुर्ज का निर्माण कराया था, जहाँ पर जो औरंगजेब है इसने शाहजहां को 8 वर्ष तक कैद करके रखा था यहाँ से ताजमहल को देखने के लिए। इसके बाद देखिए ताजमहल। तो ये 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज बनी थी, निर्माण शाहजहां ने करवाया था बेगम मुमताज़ के प्यार में। और वास्तुकार है इसके उस्ताद अहमद लाहौरी, और श्वेत संगमरमर जो व्हाइट मार्बल है इसका यूज़ किया गया है, इससे बनाया गया है इसको। और साथ ही में देखिए जो आगरा शहर है इसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। फिर देखिए 5वीं वर्ल्ड हेरिटेज है अपने सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क ओडिशा के अंदर है। तो ये 1984 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज बनी थी। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही है और आपको लगे कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, आपका सपोर्ट दिखाइएगा। और साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो सूर्य मंदिर है कोणार्क मंदिर, ये 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज बना था। ये ओडिशा के कोणार्क शहर में स्थित है, और इसको रथ मंदिर भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार रथ के मंदिर के समान है, मतलब रथ के आकार के समान होने के कारण इसको रथ मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था, और इसके अंदर 7 घोड़े जो है 12 जोड़ी चक्र की सहायता से रथ को खींच रहे हैं। तो 7 जो घोड़े जो है ये सप्ताह के 7 दिन को दर्शाता है, और 12 जोड़ी चक्र ये 12 महीने को दर्शाते हैं। इसके बाद देखिए इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाज को, ये जो मंदिर है ये जहाज को अपनी ओर आकर्षित करके नष्ट कर देता है, इसीलिए इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। फिर देखिए 6 वर्ल्ड हेरिटेज है अपने महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, जो महाबलीपुरम है यहाँ के मंदिर जो है ये 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए गए थे। 1984 में ये यूनेस्को में शामिल हुए थे। तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है, और इसका निर्माण पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन ने मामल शैली के अंदर इनका निर्माण कराया था। साथ ही में देखिए इसको सप्त पैगोडा कहा जाता है, हालांकि यहाँ पे मंदिर 8 है लेकिन इसको सप्त पैगोडा कहा जाता है। इसी को रथ मंदिर भी कहते हैं। इसमें देखिए जो द्रौपदी रथ है ये सबसे छोटा रथ है, और युधिष्ठिर रथ जो है ये सबसे बड़ा रथ है, और युधिष्ठिर रथ के अंदर ही जो है नरसिंह वर्मन की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है। इसके बाद देखिए 7वीं वर्ल्ड हेरिटेज है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज बना था। इसको यहाँ के लोग राजस्थान के अंदर पड़ता है, यहाँ के लोग इसको गना पक्षी विहार भी कहते हैं। तो देखिए राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, और ये एक कल्चर मतलब नेचुरल धरोहर है, प्राकृतिक धरोहर है। और ये आर्द्रभूमि मतलब दलदली वेटलैंड साइट के अंदर, मतलब रामसर साइट के अंदर भी इसको शामिल किया गया है। और साथ ही में देखिए जो ऐसे रामसर साइट्स जो संवेदनशील हैं उन्हें मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल करते हैं। और भारत में ऐसी 2 ही साइट है, एक तो है केवलादेव और दूसरी है लोकटक झील जो कि मणिपुर की है। इसके बाद देखिए
जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर साइबेरियन क्रेन निवास करते हैं और इसको घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। और साथ ही में देखिए जो सलीम अली है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं हम, इनके क्रम स्थली भी केवलादेव रहा है। इसके बाद देखिए 8वीं वर्ल्ड हेरिटेज है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। ये असम के अंदर पड़ता है और साथ ही में देखिए ये एक प्राकृतिक धरोहर है और यहाँ पर ये एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। जो एक सींग वाले गेंडे इनको राइनो कहा जाता है। इसके बाद देखिए मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि 1985 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज बना था। ये असम के अंदर पड़ता है और ये एक नेचुरल साइट है। इसके बाद देखिए मतलब नेचुरल हेरिटेज है ये। अब 10वीं वर्ल्ड हेरिटेज है अपनी गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, मतलब गोवा के गिरजाघर। ये 1986 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए थे। इनका निर्माण जो है पुर्तगाली ने करवाया था, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ पर राज करके गए थे। फिर देखिए प्रमुख चर्च है यहाँ पर सेंट कैथरीन, सेंट ऑगस्टिन, सेंट कैथेड्रल और बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये 4 जो है यहाँ के प्रमुख चर्च है। जो कैथरीन है इसकी शादी चार्ल्स से हुई थी, तो इसी के लिए जो है पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में बॉम्बे दे दिया था। फिर देखिए 11 है अपनी वर्ल्ड हेरिटेज हम्पी। हम्पी में स्मारकों का समूह, ये 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। हम्पी जो ये कर्नाटक में पड़ता है और साथ ही में देखिए ये विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी और विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। और जो हम्पी है इसका चित्र जो है 50 रुपये के नोट पे बना हुआ है और ये विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम है। जो हम्पी है ये विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम है। इसके बाद देखिए 12वीं वर्ल्ड हेरिटेज है अपनी फतेहपुर सिकरी। ये 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। ये आगरा के अंदर स्थित है और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था और इसका निर्माण लाल पत्थर से करवाया गया है। और साथ ही में देखिए इसके अंदर बुलंद दरवाजा भी बनाया गया है अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और पंचमहल बनाया गया है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के हैं। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहीं पे है। जोधा महल भी बना हुआ है और जामा मस्जिद भी बनी हुई है। और साथ ही में देखिए जो फतेहपुर सिकरी है इसके वास्तुकार है वहाउद्दीन। इसके बाद देखिए 13वीं वर्ल्ड हेरिटेज है अपने खजुराहो के मंदिर। ये 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज बना था और ये कहाँ पे पड़ती है, इसकी लोकेशन छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था नागर शैली के अंदर। तो देखिए जो नॉर्थ इंडिया के अंदर मंदिर बनते हैं वो नागर शैली में बनते हैं और साउथ इंडिया के अंदर जो मंदिर शैली है, मंदिर निर्माण शैली, वो है द्रविड़ शैली। तो देखिए जो खजुराहो के मंदिर है इनमें फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर और यहाँ पर जो है पंचायतन शैली का भी यूज़ किया गया है खजुराहो के मंदिर में। और साथ ही में देखिए यहीं पर जो है लक्ष्मण मंदिर भी बना हुआ है। तो पंचायतन शैली क्या होती है, एक बीच में जो है मुख्य मंदिर होता है और इसकी चारों ओर जो है छोटे छोटे मंदिर बने हुए होते हैं, इसी को पंचायतन शैली कहा जाता है। फिर देखिए 14वीं वर्ल्ड हेरिटेज है अपनी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये 1987 को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है और सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। और इसी के साथ एक ही यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति जो लवणीय जल में मिलने वाले पौधे हैं वो यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं और भारत में सर्वाधिक मतलब जो ये मैंग्रोव वनस्पति है लवणीय जल में मिलने वाले जो पौधे हैं इनको हेलोफाइट कहा जाता है, मतलब लवणोद्भिद कहा जाता है और भारत में सर्वाधिक मतलब 70% यहीं पे मिलते हैं। फिर देखिए यहीं पर जो है रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है जो कि पानी में तैरता है। नेक्स्ट है अपना 15वीं वर्ल्ड हेरिटेज एलिफेंटा की गुफा है। तो ये 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुई थी और ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। महाराष्ट्र के जो एलिफेंट द्वीप है जिसे धारापुरी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर इसकी लोकेशन है और इसी के अंदर 7 गुफाओं का मिश्रण है और साथ ही में देखिए शैव धर्म से संबंधित है और इसके अंदर नटराज, अर्धनारीश्वर और कैलाश की मूर्ति है। इसी के साथ देखिए इसमें मुख्य गुफा है महेश मूर्ति गुफा। नेक्स्ट है अपना 15वीं वर्ल्ड हेरिटेज है अपनी 15वीं वर्ल्ड हेरिटेज है पतदल कल के स्मारकों का समूह। तो ये 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था और इसकी लोकेशन है कर्नाटक के अंदर। और किस नदी के किनारे है ये, तो मालप्रभा नदी के किनारे। और चालुक्य वंश के यहाँ पर 10 बड़े मंदिर हैं और इसी के साथ देखिए उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के मतलब दक्षिण भारत के मंदिरों का मिश्रण है यहाँ पर, मतलब नागर शैली और द्रविड़ शैली के
मंदिरों का यहाँ पर मिश्रण है। और इसी के साथ देखिए यहाँ का फेमस मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। फिर देखिए अपनी 70वीं वर्ल्ड हेरिटेज है महान जीवित चोल मंदिर। ये 1987 और 2004 के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, मतलब ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। तो ये चोल वंश के द्वारा बनाया गया है, चोल वंश का है, तमिलनाडु में ये पड़ता है। तो इसके अंदर 3 मंदिर है महत्वपूर्ण। एक है वर्देश्वर मंदिर जो कि तंजापुर तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। ये 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था और ये भगवान शिव का मंदिर है और इसका निर्माण राजराज फर्स्ट ने करवाया था, राजाराज फर्स्ट ने। और इसी के साथ देखिए एरावेत्सवर मंदिर और गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, ये दोनों 2004 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए गए थे। तो ये तीनों मंदिर महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर लेना, तीनों ही ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए गए हैं। फिर देखिए 18वां है अपनी वर्ल्ड हेरिटेज नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये कब शामिल हुए थे? तो ये 1988 और सन 2005 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए थे। तो ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। इसमें देखिए जो नंदा देवी है ये 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था और फूलों की घाटी सन 2005 के अंदर शामिल हुआ था। फिर देखिए अपना है 19वीं वर्ल्ड हेरिटेज सांची का बौद्ध स्तूप। ये 1989 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था और ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश के अंदर इसकी लोकेशन पड़ती है, यहाँ पे स्थित है। और सांची का पुराना नाम काक नाम है। और साथ में देखिए इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया है सांची के बौद्ध स्तूप का। और स्तूप जो है बौद्ध धर्म के ये पवित्र स्थान होते हैं। इसी के साथ देखिए इसका डायग्राम है। तो इसके अंदर जो ऊपर होता है ये जो जगह होती है इसको हर्मिका कहते हैं, जहाँ पर महात्मा बुद्ध के अवशेष है, जैसे कि नाखून हुए और इनके हड्डी वगैरह हुए, ये सारे यहीं पे मिलते हैं। और यहाँ पर जो ऊपर ये 3 लाइन है इसको कहते हैं छत्र। तो ये तीनों लाइनें क्या क्या दर्शाती है? पहली लाइन समानता को दर्शाती है, दूसरी उदारता, तीसरी श्रद्धा को बताती है। और ये जो गोलाकार है ये है अंड, इसे अर्ध गोलाकार होता है। और इसके बाद आता है ये जो चक्कर लगाते हैं यहाँ पे ये होते हैं प्रदेश शिक्षा पथ। और इसके नीचे आता है जो एंट्री गेट है, यहाँ पर इसे तोरण द्वार कहते हैं। और यहीं पर जातक कथा लिखी हुई होती है जहाँ पर पूर्व जन्म की कथाएं कही जाती हैं। तो यह थी आज की अपने क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपका जितना सपोर्ट रहेगा उसी अकॉर्डिंग आपकी ये क्लास चलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।